हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है गास का प्रमेय। तो गास के प्रमेय का अनुप्रयोग हम इस वीडियो में देखेंगे। तो याद रखेंगे, गास के प्रमेय का 3 अनुप्रयोग होते हैं। तो तीनों अनुप्रयोग को हम एक ही वीडियो में इस वीडियो में देखेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमें पढ़ना है सबसे पहले गास के प्रमेय का प्रथम अनुप्रयोग। तो प्रथम अनुप्रयोग पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जिस विद्यार्थी को मतलब जो डेरिवेशन होता है वो समझ में नहीं आता है, उसको समझ ही में नहीं आता है डेरिवेशन कैसे होता है, उनको लिए मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे बेसिक बातें आपको बताई जाएंगी कैसे आपको करना है। तो आप ध्यान पूर्वक यहाँ पे देख कर समझिएगा, तीनों अनुप्रयोग आपको बहुत ही ईजी वे में समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला अनुप्रयोग होता है, देख लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहला अनुप्रयोग बता दूं। तो पहला अनुप्रयोग होता है क्या, एक सरल रेखीय चालक पर। ठीक है, ऐसे में थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहला होता है एक सरल रेखीय चालक पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा होता है एक आयताकार चालक पे। ठीक है, और तीसरा होता है एक गोले पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो ये प्रथम अनुप्रयोग है, ये द्वितीय अनुप्रयोग है और तीसरा। तो इन तीनों अनुप्रयोगों पर हम गणना करेंगे कि एक आयताकार जो क्या है, एक अनंत लंबाई की चालक तार है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, और एक आयताकार यदि चालक है अनंत लंबाई का, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यदि एक गोला है तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इसमें हम तीनों अनुप्रयोग के बारे में समझेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं एक सरल रेखीय चालक पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब हम पहले अनुप्रयोग पे बढ़ते हैं। तो हमें देखना है, पहला अनुप्रयोग है सरल रेखीय चालक पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सरल रेखीय चालक पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम गणना करेंगे। याद रखेंगे, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से हेडिंग दिया गया है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि सरल रेखीय चालक पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहाँ पे मैं फिगर बनाता हूँ। तो सबसे पहले यदि हम अनंत लंबाई का एक सरल रेखीय चालक लेते हैं, एक हमने मान लिया कि ये हमने कोई चालक ले लिया जिसकी लंबाई है, जिसकी क्या है, एक चालक है जो क्या है, एल है। ठीक है, तो जब इस पर हम प्लस क्यू आवेश देते हैं, इस पर हम प्लस क्यू आवेश देते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी चालक के मतलब ये कोई चालक है, इस पर जब हम आवेश देंगे तो इसके चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो मान लेते हैं इसके विद्युत क्षेत्र, इस चालक के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर हम मान लेते हैं ये कोई पॉइंट्स है और इसी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या कर लेंगे, एक हम बेलन की ऐसे हम कल्पना करेंगे, ऐसे हम एक क्या करेंगे, बेलन की कल्पना करेंगे। अब बहुत से पॉइंट इसमें आते हैं कि भैया आपने बेलन ही क्यों लिया। ठीक है, तो वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले एक हमने बेलन की यहाँ पे कल्पना कर लिया। ठीक है, जिसकी लंबाई है, याद रखेंगे, जिसकी सबसे पहले यदि हम त्रिज्या पे बात करें तो इसकी त्रिज्या है आर। ठीक है, बेलन की त्रिज्या है आर और इस बेलन की लंबाई है कितनी, एल है। ठीक है, और इस पर जब हम आवेश दिए हैं तो इसका आवेश घनत्व है लेमडा। तो इस बात को, इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो भैया डेरिवेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो यहाँ से इस पे फोकस कीजिए। सबसे पहले हमने क्या बताया कि अनंत लंबाई का एक हमने चालक लिया, ठीक है, जो एल है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या लिया, इस पर जब हमने आवेश दिया और इसका आवेश घनत्व लेमडा है, तो आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी पॉइंट्स पे हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो इतने बातों को आपको फिगर बनाना है, उसके बाद इतनी बातों को आपको एक्सप्लेन करना है, अपने शब्दों में इसे बताना है। कोई जरूरी नहीं कि जैसे बुक में लिखा हुआ है वैसे ही आपको बोलना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, क्या बोलेंगे कि अनंत लंबाई का एक चालक तार एल है। ठीक है, इसके बाद इस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, इसका आवेश घनत्व लेमडा है तथा एक बेलन की त्रिज्या आर है तथा बेलन की लंबाई एल है। तो बेलन की त्रिज्या आर के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। इतना अपने शब्दों में बोल देना है, जरूरी नहीं कि मैंने जो कहा वही आप लिखें। आपने जो इस फिगर से समझा है वही आपको एक्सप्लेन करना होता है, लगभग 4 या 5 लाइन में। ठीक है, बहुत हो जाएगा उतना। ठीक है, उसके बाद आपको ये फिगर बनाना है। अब आते हैं हम इसकी गणना पे। ठीक है, तो अगर हम इसकी गणना करते हैं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चार्ट ऐसे कर दूं कि दिक्कत नहीं होगी, ऐसे। ठीक है,
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले यदि हम इसकी गणना करते हैं तो इसका मैं कुछ वर्किंग स्टेप बता दे रहा हूँ कि इस तरीके से ही हम गणना करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि इसके बाद हम ये गणना करेंगे, इसके बाद हम ये ज्ञात करना है, ठीक है, और उसके बाद ये प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले हम इस पे ज्ञात करेंगे कि चालक पर कुल आवेश कितने होते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इस कलर से लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, आवेश, ठीक है। तो आवेश का फॉर्मूला होता है आवेश घनत्व गुणे क्या होता है, यदि इसमें चालक की लंबाई है तो हम लंबाई से गुणा करेंगे। यदि कोई आयताकार होगा चालक तो उसमें क्या होगा, आयताकार में लंबाई और चौड़ाई दोनों ही होते हैं, तो वहां पे हम क्षेत्रफल से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। और यदि कोई गोला हो तो उसे आयतन से, ठीक है, जिसमें आयतन होगा उसमें आयतन से गुणा कर देंगे। तो जैसा होगा वैसे ही हम गुणा कर देंगे। इसमें क्या है, चालक तल की लंबाई है तो आवेश घनत्व गुणे हम लंबाई के क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो आवेश घनत्व का आवेश का फॉर्मूला होता है आवेश घनत्व गुणे लंबाई, ठीक है। तो ये सबसे पहले याद रखना है। इसके बाद जब यहाँ से हम इस सांकेतिक रूप में लिखते रहे Q इक्वल टू लेमडा इंटू क्या हो जाएगा, लंबाई है तो लंबाई, यहाँ से हम सबसे पहले आवेश हम ज्ञात करेंगे। दूसरा में हमें आता है, दूसरे में हमें ज्ञात करना है विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है, ठीक है, जिसे हमने फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखेंगे फाई इक्वल टू होता है E ds कॉस थीटा। ये तो अब हम क्या करेंगे, फाई ई का हमने ज्ञात कर लिया। उसके बाद जब हम ये दोनों ज्ञात कर लेंगे, सबसे पहले आवेश, उसके बाद विद्युत फ्लक्स, तीसरे में हम गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग लिखेंगे। जो गॉस के प्रमेय से हमने निकाला था सूत्र, गॉस का प्रमेय में हमने सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने भैया, हमने पढ़ा था फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल आवेश उस पृष्ठ पर उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। यही ना हमने पढ़ा था गॉस के प्रमेय में। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ से जो ये फाई ई का मान यहाँ पे पुटअप कर देंगे, मतलब इसका मान हम यहाँ से पुटअप करेंगे और इस क्यू का मान हमें यहाँ पे पुटअप कर देंगे, समझिएगा। तो यदि हम यहाँ से फाई ई का मान हम पुटअप करते हैं तो क्या मिल गया, ई ds cos थीटा मिल गया, और यहाँ से क्यू बाई लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट हमने पुटअप किया और ये एप्सिलॉन नॉट है। तो भैया अब हमें क्या ज्ञात करना है, हम जानते हैं कि सरल रेखीय चालक पे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। और ये ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है ना, तो इसको इधर रहने देंगे और इस सभी को हम इधर भेज देंगे, तो भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हो जाएगी। और यही तो गणना करना है। तो आपको ये वर्किंग स्टेप याद रखना है। सबसे पहले आवेश, उसके बाद विद्युत फ्लक्स, उसके बाद गॉस के प्रमेय में हम इन दोनों मानों को पुटअप कर देंगे, हमें गणना हो जाएगी। और तीनों अनुप्रयोग में यही स्टेप का पालन हमें करना है। तो इस स्टेप को आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, सबसे पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है। यदि इसको समझना है ना तो इसको लिख लीजिए, और जैसे जैसे आपको वर्क किया जाएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए। तो आशा करते हैं आपने लिख लिया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं आपको आगे बढ़ता हूं, अब हम गणना करते हैं। अब हम गणना करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी आप धैर्य रखेंगे, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ याद हो जाएगा, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करना है, यहाँ पे अगर गणना करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि चालक पर कुल आवेश, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चालक पर कुल आवेश, ठीक है। मतलब अनंत लंबाई वाले चालक पर कुल आवेश कितने हैं, तो आवेश बराबर क्या हमने बताया था, आवेश इक्वल टू होता है आवेश घनत्व गुणे, यहाँ पे लंबाई है, चालक की लंबाई है L, तो आवेश घनत्व गुणे लंबाई कर दिया। तो ये हो गया सबसे पहला। ऐसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ये हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया। उसके बाद आता है कि अब हमें ज्ञात करना है विद्युत फ्लक्स, मतलब फ्लक्सों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो अब हम लिखेंगे, तब दूसरे में हमें ज्ञात करना है विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे थोड़ी सी आप ध्यान देंगे ये बात कि ये देखिए, ये जो बेलन है, बेलन ही हमने क्यों लिया, ये हमने बताया था ना। तो बेलन इसलिए लिया क्योंकि जो
क्या होता है, सरल रेखीय चालक पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये हमें ज्ञात करना है बंद पृष्ठ पे, बंद पृष्ठ, क्योंकि गॉस का जो प्रमेय है वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो जो बेलन होता है वो बंद होता है, इसलिए हमने लिया। तो आप कह सकते हैं भैया बेलन ही क्यों लिया, गोलाकार भी तो ले सकते थे ना, वो भी तो बंद होता है। तो भैया इसमें ये है कि इसको अगर हम बेलन को काटें तो इसका प्रत्येक भाग एक सामान्य होगा, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे ऐसे काटते हैं ऐसे ऐसे तो क्या होगा, एक सामान्य ही होगा। तो इसमें 3 पृष्ठ होते हैं, कौन सा, एक S1 पृष्ठ ये वाला, ध्यान दीजिएगा, एक S1 पृष्ठ ये हो गया और एक ये भी पृष्ठ हो गया जिसे हम S2 पृष्ठ कहते हैं, और ये वाला तीसरा S3 पृष्ठ। मतलब बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं। जैसे ये मान ले अगर बेलन है तो एक ऊपर वाला पृष्ठ, एक नीचे वाला पृष्ठ, और ये क्या है, एक गोले वाला जो है अंदर का, ये 3 पृष्ठ हो गए ना। तो 3 पृष्ठ में ये दोनों नीचे वाले क्या है, समतल है, ऊपर नीचे वाले, और ये क्या है, वक्र है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, S1 क्या है, समतल पृष्ठ है, S2 क्या है, समतल पृष्ठ, और ये क्या है, वक्र पृष्ठ है कि नहीं। तो हम लिखेंगे कि अगर तब जाकर हम S1 पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्स निकालेंगे, S2 पर कुल फ्लक्स निकालेंगे और S3 पर, जब तीनों पृष्ठों पर हम कुल फ्लक्स, जब फ्लक्सों की संख्या निकाल लेंगे तो इन तीनों फ्लक्सों को जोड़ देंगे तो हमें कुल फ्लक्स निकल जाएंगे, कुल विद्युत फ्लक्सों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। हमें विद्युत फ्लक्स चाहिए तो हम लिखते हैं S1 पृष्ठ से निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है। इतना बात अब लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कुल विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई E1 कर दे रहे हैं क्योंकि S1 के लिए निकाल रहे हैं, तो फाई E1 इक्वल टू हो जाएगा EdS cos थीटा। ये हम सूत्र से जानते हैं EdS cos थीटा होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे EdS cos थीटा यहाँ पे लिख दिए। अब फाई E इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये तो E हो गया और ये ds है और cos, और थीटा का मान यहाँ पे क्या होगा, तो याद रखेंगे ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस ओर है और ये जो पृष्ठ है ये क्या है, इस पृष्ठ की दिशा भी, जो ये ds पृष्ठ है, मान लेते हैं ये जो पृष्ठ है ये क्या है, S1 पृष्ठ, मतलब ds पृष्ठ छोटा सा भाग है ना, तो हम S1 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा, जो ds है इसकी दिशा भी इसी ओर है। मतलब यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ की दिशा यदि समांतर हो, ठीक है, मतलब ये दोनों अगर समांतर हो तो ये क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। समझिएगा, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर हो, यदि समांतर होगा तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, और यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत होगा तो वहां पे 0 डिग्री का कोण बनेगा। जस्ट अपोजिट होता है, जहां लंबवत वहां पे 0 और जहां पे समांतर वहां पे 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, समांतर है ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो 90 cos 90 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है ना, तो यहाँ पे फाई E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमने निकाल दिया किसके लिए, सबसे पहले S1 पृष्ठ के लिए निकाल दिया। अब वैसे ही S2 पृष्ठ के लिए हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं S2 पृष्ठ से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स, आप लिख लेंगे कुल विद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पे हम क्या लिख दे रहे हैं, फाई E2 इक्वल टू होता है EdS cos थीटा। अब यहाँ से हम जानते हैं कि यहाँ पे भी क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, जो पृष्ठ है उसके समांतर है, तो यहाँ पे भी cos थीटा इक्वल टू 0 ही होना हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 अगर इसमें गुणा कराएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये भी फाई E2 इक्वल टू 0, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू 0 है। जब cos, अगर हम इसका मान थीटा के जगह पर 90 रखते हैं, ठीक है, तो 90 इक्वल टू 0 होता है, तो क्या हो जाए, 0 का गुणा होगा तो ये सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पहले पृष्ठ के लिए निकाल लिया, द्वितीय पृष्ठ के लिए निकाल लिया। अब हम देखते हैं S3 पृष्ठ के लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं S3 पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्स, ठीक है, निकलने वाले कुल फ्लक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई E3 इक्वल टू EdS cos थीटा, EdS cos थीटा लिख दिया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको बात ध्यान देनी है, यहाँ पे थोड़ी सी आपको बात ध्यान देनी है, यहाँ से थोड़ी सी बात ध्यान देनी है। ये दोनों तो समतल था, ये क्या था, ये समतल
था और ये भी क्या था, समतल था, परंतु ये वक्र है। वक्र है कि नहीं, दिख रहे हैं, ये वक्र के आकार का है। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे वक्र का हमने तो हमें क्या रखना पड़ेगा, मान रखना पड़ेगा। समतल का तो हमने रख दिया, क्योंकि अगर समतल का रखते भी तो क्या होता है, 90 = 0 हो जाता, ठीक है, गुणा होता तो 0 ही हो जाता। परंतु यहाँ पे S3 है ना, S3 मतलब DS भी लिख सकते हैं। तो अब हमें इसका मान रखना पड़ेगा S3 का। तो S3 का मतलब गोल जो ये क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है उसका मान, क्योंकि ये बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, याद रखेंगे 2πRL होता है। तो हमने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रख दिया मान। और ये cos थीटा यहाँ पे देखेंगे तो ये पृष्ठ क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत है। ये देख रहे हैं, ये लंबवत है पृष्ठ। तो जो लंबवत होता है वो क्या हो जाएगा, समांतर, वहाँ पे थीटा का मान 0 लेंगे ना, तो वहाँ पे यहाँ पे थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और cos 0 होता है क्या, 0, cos 0 1 होता है, ठीक है, cos 0 1। तो हम यहाँ पे 1 रख देते हैं। तो E × 2πRL × 1, तो 1 का अगर हम गुणा कराते हैं तो 1 ही हो जाएगा ना। तो ये हमें मिल गया तीनों का विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी बात आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, हमने S1 पृष्ठ के लिए कुल विद्युत फ्लक्स निकाले और 90 है, ठीक है। यहाँ पे पृष्ठ क्या होता है, यहाँ पे थीटा = 90 तो 0 हो गया। यहाँ पे भी cos 2 के लिए भी थीटा = 0 होता है, तो यहाँ पे भी 0 हो गया। परंतु जो cos 3 होता है, जो क्या है S3, यहाँ पे पृष्ठ के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। थीटा = 0, cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का अगर गुणा होगा तो इतना ही हो जाएगा। और यहाँ पे S3 के लिए हमने क्या लिया है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRL सूत्र होता है। तो ये हमने पुटअप कर दिया। अब हमने तीनों पृष्ठों के लिए हमने क्या निकाल दिया है, विद्युत फ्लक्स निकाल दिया है। तो अब हम तीनों पृष्ठों का विद्युत फ्लक्स S1 S2 S3 इन तीनों विद्युत फ्लक्सों को हम जोड़ेंगे तो इस पर पूरे पर क्या निकल जाएगा, कुल विद्युत फ्लक्सों की संख्या निकल जाएगी। तो हम इसे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है। कुल विद्युत फ्लक्स फाई = हम क्या लिखेंगे, फाई E1 + फाई E2 + फाई E3, हम ऐसे ही नहीं लिखेंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देंगे, फाई E = फाई E1 का मान क्या है, 0 है, तो 0। फाई E2 का मान भी 0 है। अब फाई E3 का मान क्या है, E × 2πRL, तो हम लिखेंगे E × 2πRL है। तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, तो फाई E = क्या निकल जाता है, E × 2πRL। तो ये हमें मिल गया, क्या निकल गया, ये हमें मिल गया कुल विद्युत फ्लक्स। मतलब एक चालक तार है जो बेलनाकार है, तो इस पर कुल विद्युत फ्लक्स कितने हैं, तो ये है, ठीक है। तो इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। समीकरण फर्स्ट इसे माना था और समीकरण सेकेंड। तो सबसे पहले हमने आपको वर्किंग स्टेप में बताया था, कुल आवेश निकालना है, उसके बाद कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है और उसके बाद गॉस के प्रमेय में इसको पुट करना है। तब हम लिखेंगे, तब हमारा तीसरा आएगा गॉस के प्रमेय से, ठीक है। तो हम जानते हैं फाई E = क्या होता है, Q/ε0 होता है, ठीक है। तो अब फाई E का मान हम यहाँ से पुटअप करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, E × 2πRL। और यहाँ पे Q का मान यहाँ से पुटअप करेंगे, क्या होता है, लैम्डा × L हो गया, और ε0 है तो ε0 हमने रख दिया यहाँ पे। अब आपको थोड़ी सी बात आपको ध्यान देना है, यहाँ पे क्या ध्यान देना है, ये जो L है यहाँ पे और ये L है, तो ये दोनों गुणा में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए ना। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, 2πR बचा, ठीक है। और ये गुणा में है तो इसको हम इधर भेज देते हैं, ठीक है। E को यहीं पे छोड़ देते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, E = यहाँ पे कट गया तो लेमडा बचा, और यहाँ पे ये 2πR इधर आ गया तो क्या बचा, 2πR × ε0। ये बचा कि नहीं बचा, तो यही आपका जो निकला, ये क्या है, कुल ये क्या है, मतलब एक सरल रेखीय चालक पर गॉस के प्रमेय का प्रथम अनुप्रयोग है। मतलब एक सरल रेखीय चालक पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है, ठीक है। यदि हम इसको थोड़ी से अगर सीक्वेंस में करें तो आप यहाँ से प्रूफ लिख सकते हैं, यहाँ तक करेंगे तो बहुत ही है, ठीक है। अगर थोड़ा सा हम करें तो दोनों पक्षों में हम 2 से गुणा करा देते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है, यदि हम दोनों ऊपर नीचे 2 से गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 4πε0 × λ/r²।
ये हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा कि नहीं, 2 नीचे से इसमें गुणा कराएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4 पाई आर यहाँ पे हमने लिख दिया है, जो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, आर को हमने इधर भेज दिया और लेमडा को भी इधर भेज दिया, तो यहाँ पे 2 लेमडा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। ऐसे हमने क्यों किया, क्योंकि इतना का मान जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹, तो ये इतना का मान रख देंगे और लेमडा और आर का मान अगर आपको दिया जाएगा तो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर देंगे। तो आप यहाँ तक कीजिए, यहाँ तक बात दोनों एक ही है। ठीक है, आपको बस इतना न्यूमेरिकल के लिए आपको पता होना चाहिए, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं सबसे पहला आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सरल रेखीय चालक पर क्या होती है। तो ये प्रथम अनुप्रयोग है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यही कहेंगे, अब आते हैं हम दूसरे अनुप्रयोग पे अपने। तो यही कहेंगे, अभी तक आपने मतलब बहुत ही पेशेंस के साथ जो भी व्यक्ति अभी तक रुके हुए हैं और जो भी अभी तक पेशेंस से अपने ध्यान से सुना होगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। क्या हमने ज्ञात किया, सबसे पहले हमने कुल क्या निकाला, कुल आवेश निकाला, और उसके बाद हमने कहा था कि कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो S1 S2 S3 तीनों पृष्ठ का निकाल के हमने कुल विद्युत फ्लक्स निकाल लिया और इनका दोनों का मान हमने गॉस के प्रमेय में पुट कर दिया है। अब बाकी तो सॉल्व हो ही गया है ना, तो केवल आपको इतनी बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। इतना तो जरूर आपके लिए बनता है कि अगर आप वहाँ से यहाँ तक अभी देखते हुए आए हैं तो थोड़ी बहुत आपके पास पेशेंस तो बहुत ही है, थोड़ी बहुत क्या बहुत है, क्योंकि ऐसे देखते हुए आना बहुत ही दिक्कत होती है कि मतलब सोचते हैं कि अरे यार पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए, आपने इतना पेशेंस के साथ आपने रखा और आपको समझ में आ गया।